नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। और आज हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र कहने का मतलब है कि सांस लेना और सांस छोड़ने की जो क्रिया है या सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। तो श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से ऑक्सीजन का काम होगा, जिसके तहत क्या होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। क्या होता है इसमें? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जब सांस हम लोग लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो इसमें श्वसन तंत्र में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। श्वसन तंत्र में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। साथ ही साथ क्या होगा, अब इसमें जब सांस हम लोग लेते हैं तो सांस लेने की वजह से हम लोगों को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ हमारे सांस लेने की वजह से ही हमारे बॉडी का जो ऊष्मा है ऊष्मा प्राप्त होता है, जिससे साथ ही साथ ये सांस लेने के कारण से साथ ही साथ और ये जो रक्त का परिसंचरण होता है यानी ब्लड सर्कुलेटिंग की वजह से भी हमारे बॉडी का जो ऊष्मा है वो बनी रहती है। जब इंसान मर जाता है तो क्या होता है, उसका परिसंचरण रुक जाता है, जिसके कारण से बॉडी क्या होता है? ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जब हम लोग हमारी बॉडी का टेम्परेचर बना हुआ है किस वजह से? सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया के साथ साथ बॉडी ब्लड का सर्कुलेशन के कारण से यानी रक्त परिसंचरण के वजह से। अब तीसरा आता है अपचायी क्रिया। ये क्या है? इसमें क्या होता है? अपचायी क्रिया होती है। अपचायी क्रिया कहने का मतलब है कि कैटाबोलिक, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे में तोड़ने की क्रिया होती है इसमें, तो इसको हम लोग अपचायी क्रिया कहते हैं। जब ये श्वसन तंत्र है, तंत्र यानी कि सिस्टम। अब सिस्टम कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सारे अंगों की आवश्यकता होगी, तो उस अंगों को हम लोगों को जानना है। अब इस अंग में ही जो है सो हम लोग श्वसन तंत्र जो है सो पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो श्वसन अंग, अब कौन कौन से अलग अलग जीवों में श्वसन अंग भी अलग अलग होते हैं। आप जानते हैं श्वसन अंग स्तनधारी में जो है सो स्तनधारी यानी हम लोग आ जाएंगे, मानव आ जाएंगे, गाय बैल बकरी जितने भी जानवर हैं वो सब आ जाएंगे। तो स्तनधारी में जो सांस कहाँ से लेगा? फेफड़ा से लेते हैं, फेफड़ा से। अब जैसे हम ही लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते कहाँ से लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं, ना कि नाक और मुंह से। नाक और मुंह तो ये सिर्फ सांस लेने का एक जरिया है, बल्कि हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? वो है फेफड़ा से। कीट लोग सांस कहाँ से लेंगे? कीट लोग श्वास नली से सांस लेते हैं। कीट सब कहाँ से सांस लेते हैं? श्वास नली से। अब जलीय जीव यानी मछली लोग, ये लोग सांस कहाँ से लेंगे? गिल्स या फिर क्लॉन से लेंगे। गिल्स या फिर क्लॉन से लेंगे। अब मेढक जो होते हैं वो दो तरह से सांस लेते हैं, एक फेफड़ा से और एक त्वचा से। तो जो भूमि पर जो मेढक पाए जाते हैं, भूमि पर जो मेढक रहते हैं वो सांस कहाँ से लेंगे? फेफड़ा से लेंगे। ये इसलिए इनको उभयचर प्राणी भी बोला जाता है, क्योंकि ये सांस पानी में भी ले सकते हैं, जल में भी ले सकते हैं और मिट्टी के अंदर भी ले सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? उभयचर प्राणी। तो मेढक को उभयचर प्राणी कहा गया। तो भूमि पर जब वो रहेंगे तो सांस कहाँ से लेंगे? फेफड़ा से। तो फेफड़ा उसका जो है सो श्वसन तंत्र अंग हो गया, ठीक है। अब भूमिगत कहने का मतलब है जमीन के नीचे यानी मिट्टी के नीचे। तो वो जब वो जमीन के नीचे रहेंगे तब वो सांस कहाँ से लेंगे? त्वचा से लेंगे। और साथ ही साथ जब ये जब ये टेडपोल जो है सो, टेडपोल कहने का मतलब है जिसको हम लोग बैंगचुरू बोलते हैं, यानी कि जो मेढक होता है उसका जो छोटा बच्चा रहता है उसको टेडपोल बोला जाता है। और वो टेडपोल कहाँ से सांस लेते हैं? गिल्स से लेते हैं यानी गलफड़ा से। यानी कि जैसे कि वो टेडपोल जो है वो छोटा जब रहेगा तो बिल्कुल मछली की तरह लगेगा। तो ये जब वो मछली के रूप में रहता है तो वो सांस कहाँ से लेते हैं? देखने में बिल्कुल लगेगा कि मछली ही है, तो ये सांस लेंगे गलफड़ा से। तो अब हम लोग देखेंगे इसका आगे का भाग श्वसन तंत्र के बारे में। तो देखिए, अब जो हम लोग को देखना है श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग क्या होता है? श्वासोच्छ्वास यानी कि सांस को अंदर लेना और श्वास को बाहर छोड़ना, ये दोनों क्रिया को अगर हम ज्वाइंट कर देंगे, मिला देंगे तो ये मेरा बन जाएगा श्वासोच्छ्वास। तो सांस लेना और सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। तो अब अंदर लेना यानी इसको हम अगर बात करेंगे तो निश्वासन बोला जाता है। अंदर लेने की क्रिया को हिंदी में निश्वासन और बाहर छोड़ने की क्रिया को निश्वासन और निश्वासन। अंदर लेने की क्रिया निश्वासन और बाहर छोड़ने की क्रिया निश्वासन।
और इंग्लिश में अगर बात करें तो अंदर लेने की क्रिया इंस्पायरेशंस, अंदर लेने की क्रिया इंस्पायरेशंस और बाहर छोड़ने की ये क्रिया एक्सपायरेशंस। तो अब बाहर अंदर जो लेते हैं, अंदर लेने के दौरान हम लोग कौन सा गैस कितना लेते हैं, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हवा में जो है सो कितना गैस मिक्स रहता है, नाइट्रोजन। सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन देखते हैं। तो नाइट्रोजन जो है सो वायुमंडल में यानी कितना मिला हुआ रहता है, 78%। तो वही जो हवा में मिला हुआ रहेगा वही चीज हम लोग ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन 78% लेते हैं। ऑक्सीजन हवा में जो 21% मौजूद है, तो वही हवा में जो मौजूद है उसी को हम लोग सांस ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लेने वाली क्रिया में हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी जो हवा में मौजूद है वही हम लोग ले रहे हैं। लेकिन इसको याद रखने की जरूरत है कि जब छोड़ते हैं उस दौरान क्या होता है कि हम लोग नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन लिए और 78% नाइट्रोजन को छोड़ दिए, लेकिन ऑक्सीजन हम लोग कितना लिए, 21% ऑक्सीजन लिए और फिर इसको हम लोग 17% ही छोड़े। इसमें 4% जो है सो कम छोड़े और यही 4% जो सो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है और यही हमारी बॉडी में जो है सो ऑक्सीजन ये ब्लड के साथ में पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर देता है, यानी कि मिक्स कर देता है। तो ऑक्सीजन जो है सो 17% वायुमंडल में फिर से हम लोग छोड़ देते हैं, यानी बाहर छोड़ना एक्सपायरेशंस कर दिए। और कार्बन डाइऑक्साइड लिए कितना, 0.03%, जो कि इसमें हवा में मौजूद है, बल्कि छोड़ने के दौरान क्या हुआ, ये जो 4% 21% लिए थे, 17% ऑक्सीजन को छोड़ दिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए, 0.03% लिए और छोड़े कितना कार्बन डाइऑक्साइड, 4% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा छोड़ दिए। कहने का मतलब है कि 17% ऑक्सीजन जो है सो 17% ऑक्सीजन छोड़े और कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ दिए। तो कहने का मतलब है कि लिए हम लोग कितना, नाइट्रोजन 78% लिए, 78% छोड़ दिए, 21% ऑक्सीजन लिए और 17% ऑक्सीजन को हम लोग छोड़े, 4% ऑक्सीजन हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 0.03% लिए और फिर यहाँ पर इसको हम लोग 4% छोड़ दिए। तो ये था आपका जाकर के श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग के बारे में। आगे देखते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे श्वसन मार्ग, श्वसन तंत्र का जो है सो आप जैसे देखिए श्वसन मार्ग क्या होता है कि वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग, अब देखिए श्वसन मार्ग जो है सो हम लोग सांस लेने की शुरुआत कहाँ से करते हैं, नाक से करते हैं, नासा छिद्र से। तो नासा छिद्र से जो है सो कैसे सेल तक पहुंचता है, इसमें कौन कौन से अंगों की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जैसे देखिए नासा छिद्र, सबसे पहले जब हम लोग सांस लेते हैं तो कहाँ से लेंगे, नाक से लेंगे। तो नाक में जो है सो नाक में जो दो छिद्र है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नासा छिद्र कहते हैं। और नासा छिद्र में क्या होता है, इसमें बहुत सारे पतले पतले छोटे छोटे बाल होते हैं और ये बाल क्या करता है, जितने भी धूल कण है उनको छानने का काम करते हैं। तो नासा छिद्र में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे बाल होता है, वो क्या करता है, धूल कण को छानने का काम करता है और फिर ये छाना हुआ वायु कहाँ चला जाएगा, नासा कपाट पे। तो नासा कपाट किसको कहेंगे, अब ये देखिए नाक के से थोड़ा सा ऊपर आइए, यहाँ पर ये देखिए नासा कपाट है। ये जो हड्डी वाला भाग है, ये जो हड्डी जो दिख रहा है लचीला होता है थोड़ा सा, इसको उपास्थि कहा जाता है। तो नासा कपाट पे आ जाएगा, नासा कपाट। अब नासा कपाट में क्या होता है, यहाँ पर भी वायु का क्षमता है, इसमें से कुछ चिपचिपा पदार्थ रहता है जो भी वायु के साथ जो भी धूल कण जाता है और ये चिपचिपा पदार्थ क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो ये सोख लेने के बाद जो है फिर से ये वायु को आगे की ओर भेज देता है। अब ये नासा कपाट जो चिपचिपा पदार्थ रहता है, जो भी धूल कण है, उसको छान करके फिर से वो कहाँ भेज देगा, फायरिंग्स को भेज देगा। फायरिंग्स कहाँ पर होता है, फायरिंग्स कहने का मतलब ये है, फायरिंग्स को हिंदी में ग्रासनी भी बोला जाता है। ग्रासनी में क्या है, एक दरवाजा जैसा लगा हुआ है, ढक्कन जैसा लगा हुआ है, जहाँ पे क्या होता है कि सांस हम लोग मुंह से भी ले सकते हैं और नाक से भी ले सकते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक है कि वो जो सो श्वास नली में ना जा करके फूड पाइप में चला जाता है, जहाँ पर जो सो भोजन वाली नाली में चला जाता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस वाला जो है सो इसमें यही ग्रसनी में चला जाता है, फायरिंग्स में चला जाता है। तो फायरिंग्स में जो सो एक दरवाजा जैसा लगा रहता है,
जो कि यहीं से क्या होता है, ये फूड पाइप भी आया हुआ है, और एक जो है सो आपका ग्रसनी जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, तो वो चीज़ आया हुआ है। तो फायरिंग्स में अब ये नासा कपाट से जो है सो वायु कहाँ चला जाएगा, फायरिंग्स में जाएगा, जिसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। और ये फायरिंग्स में जाने के बाद फायरिंग से आगे जब वायु कहाँ चला जाएगा, लैरिंग्स में। लैरिंग्स यानी कि इसको हम लोग कहते हैं फूड पाइप और वायु पाइप, ये दोनों अलग अलग पाइप है, ठीक है। तो ये फायरिंग्स के पास में ही जो सो सांस हम लोग मुंह से लेते हैं और नाक से लेते हैं, तो दोनों एक जगह यहाँ पे ज्वाइंट होता है, और इसी ज्वाइंट को ही जो सो क्या बोला जाता है, ग्रसनी बोला जाता है। यहीं पर जो है सो क्या होता है, ग्रसनी होता है, और इसके नीचे लैरिंग्स यानी कि अब ये फायरिंग से वायु कहाँ चला जाएगा, लैरिंग्स में जाएगा, और ये लैरिंग्स में क्या होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर तंत्र कहते हैं, लैरिंग्स। अब ये लैरिंग्स में जाने के बाद अब ये इसके बाद आता है आपका ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद ऑक्सीजन कहाँ चला आएगा, ट्रैकिया में, यानी श्वास नली में। कहाँ चला आएगा, श्वास नली में। अब देखिए ये है आपका श्वास नली, ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया जो है, अब वायु कहाँ चला आया, फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स में चला आया, लैरिंग्स के बाद कहाँ पर चला आया, ट्रैकिया में। ट्रैकिया यानी कि श्वास नली, ये है आपका श्वास नली। अब आगे श्वास नली जो है सो जब ये पाइप जो है, पाइप को जो सो क्या बोला जाता है, ट्रैकिया बोला जाता है, श्वास नली को। और इसमें जो सो क्या होता है, इस तरह का एक अस्थि तो हो गया हड्डी, उपास्थि होता है, यानी हड्डी से ये थोड़ा लचीलापन होता है, तो ये उपास्थि का बना होता है ये पाइप, ट्रैकिया। तो अब ये ट्रैकिया क्या हुआ कि आगे चल करके दो पार्ट में बट गया। अब ये दो पार्ट में इसलिए बट गया क्योंकि हमारे बॉडी में जो फेफड़ा होता है वो दो होता है, तो दो होने के कारण से क्या हुआ कि अब ये ट्रैकिया आगे दो पार्ट में बट गया, और ये दो पार्ट आगे चल करके क्या बनाया, अब ये दो पार्ट यानी ब्रोंकाई, इसको जो दो भाग में जो बट गया वो क्या नाम हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई कितने होंगे, दो ब्रोंकाई हो गया। अब ये ब्रोंकाई आगे चल करके कुछ और ब्रांच में बट गए, कुछ और शाखा में बट गए, जिसका नाम क्या हुआ, ब्रोंकियोल्स। अब ये वायु जो है सो ट्रैकिया से होते हुए कहाँ आया, ब्रोंकाई में आया, और ब्रोंकाई से फिर आपका आ गया कहाँ पर, ब्रोंकियोल्स में, और फिर ये ब्रोंकियोल्स के बाद आ गया आपका इसमें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अलवेली कहते हैं, जहाँ पर ये लाइक बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, और यहीं पर जो है सो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, और यही जो है सो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये फेफड़ा को फुला देता है, और यहीं से जो है सो आपका ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है सो ऑक्सीजन युक्त ब्लड यहीं से पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये आपका अलवेली हो गया, अलवेली जो कि ये और ये कोरोना काल में जो है तो क्या होता है, इसी में जो सो ये पूरा जाम कर देता है इसको, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, सांस पूरा अच्छा से नहीं ले पाते हैं। तो ये अब आपका अलवेली में आ गया। अलवेली में आने के बाद क्या हुआ, अब फिर ये अलवेली से आपका ऑक्सीजन कहाँ चला गया, या फिर वायु कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। तो ब्लड में जाने के बाद और ये ब्लड के माध्यम से पूरे सेल में चला आएगा, और ये सेल जो है क्या करेगा, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से अब यहाँ पर भी जो है क्या होता है कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल की मदद से ये ग्लूकोज में बदलने का काम कर देता है। तो ये था आपका जाकर के श्वसन तंत्र में सबसे पहले श्वसन मार्ग आया, श्वसन मार्ग में कौन कौन से अंग आए इसके बारे में एक बार और हम लोग इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले वायु कहाँ जाएगा, नासा छिद्र में। नासा छिद्र यानी कि नाक का जो दो छिद्र है वही नासा छिद्र हो गया। उस थोड़ा सा ऊपर आइए, थोड़ा सा ऊपर आपका ये वाला पार्ट हो गया आपका, जिसको हम लोग कहते हैं नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट। अब उसके बाद दो का ग्रुप लीजिए, नासा छिद्र, नासा कपाट। अब उसके बाद आता है फायरिंग्स यानी ग्रसनी, यानी कि ये वाला भाग जहां से मुंह से भी सांस ले सकते हैं और नाक से भी सांस ले सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फायरिंग्स। और उसके बाद आता है लैरिंग्स यानी स्वर तंत्र। तो ये हो गया आपका लैरिंग्स। अब उसके बाद आता है ट्रैकिया यानी श्वास नली, ट्रैकिया हो गया श्वास नली। अब यहाँ से समझिए ट्रैकिया श्वास नली आगे चल करके दो पार्ट में बट गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये दो पार्ट में ब्रोंकाई हो गया, बट गया। अब ये ब्रोंकाई जो है क्या हुआ कि और अलग अलग ब्रांच में बट गए, और अलग अलग जो है मतलब यहाँ पर 5-7 में बट गए, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको अलवेली कहेंगे, ब्रोंकियोल्स कहेंगे। और ये ब्रोंकियोल्स
आगे जो है सो ये ब्रोंकियल्स के माध्यम से वायु कहाँ आ जाएगा आपका अलवेली में, और अलवेली से ही जो है सो ये ब्लड जो है सो अवशोषित कर लेता है ऑक्सीजन को, और ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है सो पूरे सेल को पहुंचा देता है, और सेल जो है सो कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में दे देता है। तो ये था आपका पूरा श्वसन तंत्र। अब उम्मीद है कि आप लोग को एक चीज और आप लोग को बताना थोड़ा सा भूल गए कि देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद जो क्या होता है, ये डायफ्राम का भी रोल है। चलिए इसको नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि डायफ्राम कैसे काम करता है। ठीक है, सांस लेने में डायफ्राम का क्या रोल होता है। तो डायफ्राम जो होता है वो सांस लेने और सांस छोड़ने में इसका बहुत बड़ा रोल है। डायफ्राम जो होता है ये संयोजी उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है, और ये मांसल भाग होता है, मांसपेशी का बना होता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि यदि एक्सीडेंट के समय जब किसी का पेट में या फिर कहीं पर अगर चोट लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो अटपटांग करके सांस नहीं ले पाता है और वहीं पर वो दम तोड़ देता है। तो उसमें क्या होता है कि ये काम करना बंद कर देता है और सांस जो है सो सांस नहीं ले पाता है। और ये जो है सो हम लोग अक्सर देखते हैं कि डायफ्राम जो है जब ये सांस लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे ये जो है सो क्या हुआ, ये नीचे आ गया, नीचे की ओर आया, और जैसे ही जो हम लोग सांस छोड़ते हैं थोड़ा सा सिकुड़ता है, तो ये क्या होता है, ये ऊपर की ओर धकेलता है, तो ये दब जाता है, जिसके कारण से सांस हम लोग अचानक बाहर छोड़ देता है। तो सांस लेने और सांस छोड़ने में डायफ्राम का भी बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इसका रोल है। ठीक है, तो डायफ्राम जो सो सांस लेने और सांस छोड़ने में मदद करता है। तो ये हो गया आपका जा करके डायफ्राम किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। अब चलिए बात करते हैं कि अक्सर हम लोग खाना खाने के दौरान हिचकी आता है, वो हिचकी क्यों आता है? हिचकी क्यों आता है? साथ ही साथ क्या होता है कि हिचकी आने के दौरान कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग सरक जाते हैं, तो क्या होता है, भोजन जो है सो हमारे नाक से भी निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए ये जो है सो आपका श्वास, ये आपका श्वास नली है और ये आपका फूड पाइप है। ये आपका श्वास नली है और ये आपका फूड पाइप है, और ये श्वास नली और फूड पाइप के बीच में एक ट्रैफिक का काम करता है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। क्या नाम है? एपिग्लॉटिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रासनी जो है, अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े कि ग्रासनी जो है सो क्या करता है कि ये एयर वाले पाइप में जो है सो एयर को जाने देता है, फूड वाले पाइप में फूड को जाने देता है, तो इसका काम होता है। तो ये जो है सो आपका एपिग्लॉटिस जो कि यहाँ पे दरवाजा का काम करता है। ये क्या करता है? दरवाजा का काम। जैसे सपोज दैट हम लोग खाना खाने के दौरान अक्सर जो है सो कभी कभी दूसरी तरफ सोच रहे होते हैं, और ये क्या करता है, जैसे हम लोग भोजन यहाँ पर खाना खाए, ठीक है, भोजन लिए खाना खाए, और खाना खाने के दौरान क्या हुआ कि सपोज दैट उस समय ये जब लोग खाना खाते हैं तो अक्सर बोला जाता है कि खाने पे उस समय ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो खाना किधर भेजना है, एयर वाले में भेजना है या फूड वाले में भेजना है, ये काम होता है हमारे ब्रेन का, दिमाग का काम होता है। तो ब्रेन जो है कहीं दूसरे ख्यालों में अगर खोया रहता है तो उस वक्त क्या होता है, कभी कभी जो है जब उसको कोई डायरेक्शन, ये एपिग्लॉटिस का काम रहता है, ये ब्रेन जो है उसको डायरेक्शन देता है कि ये एयर वाले में भेजना है या फूड वाले में भेजना है, और ये तो कहीं दूसरी और एंगेज है, दूसरी और बात मतलब सोच रहा है। तो क्या होता है, कभी कभी जो है सो फूड को जो है सो एयर वाले में भेज देता है। एयर वाले में जब भेज देता है तो अचानक जब ये फेफड़ा वाला क्या करता है, फेफड़ा वाला की तरफ जो है सो अब इधर तो एयर का जगह है, हवा का जगह है, अब हवा के जगह में लोग क्या करता है कि इधर तो कहाँ से आ रहा है, गलती से आ गया, इसलिए क्या करता है, सभी लोग मिल करके इसको जोर से धक्का देता है और ये भेजने का प्रयास करता है फूड वाले की तरफ में। और फिर जब ये रिटर्निंग होता है तो रिटर्निंग होता है जिसकी वजह से हम लोग को क्या होता है, हिचकी आता है। हिचकी आता है, और ये क्यों आता है, क्योंकि ये गलती से जो है सो एयर वाले में भोजन घुस जाता है, जिसके कारण से हिचकी हम लोग को आता है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि हिचकी क्यों आता है। सो अब दूसरा चीज क्या होता है कि अचानक जो है सो ये गलती से घुस जाने की वजह से जब ये आ गया आपका जाकर के फूड वाले में आ गया तब, और हम लोग पानी पी लेते हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो ये क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर से जब फेफड़ा से उसको मिलता है तो क्या होता है, ये फिर वापस निकल जाता है, नाक से मुंह से दोनों साइड से भोजन बाहर निकलने लगता है।
तो ये कारण होता है, तो जिसके कारण ये एपिग्लॉटिस इसमें मदद करता है कि फूड वाले को फूड पाइप में भेजना है, या एयर को जो सांस लेते हैं उसको एयर वाले में भेजना है। उसका काम किसका है? एपिग्लॉटिस का काम होता है, एपिग्लॉटिस का काम होता है। अब चलिए, डायफ्राम का भी काम समझ में आ गया, एपिग्लॉटिस का भी काम समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे। ये हम लोग जानते हैं अलवेली कैसे काम करता है। तो अलवेली क्या करता है, अभी हम लोगों ने देखे इसके पहले कि सबसे पहले जब हम लोग सांस लेते हैं तो वायु सबसे पहले कहाँ आएगा? नासा छिद्र में आएगा। नासा छिद्र के बाद नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद आपका आ जाएगा फायरिंग्स पे। फायरिंग्स यानी इसको कहते हैं ग्रासनी, ठीक है, ग्रासनी, जहाँ पर भोजन फूड पाइप में अलग में जाएगा और एयर पाइप अलग में जाएगा, ग्रासनी। और उसके बाद जाकर क्या जाएगा? ट्रैकिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फायरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, फायरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, और फिर लैरिंग्स के बाद आ जाएगा आपका ट्रैकिया। फायरिंग्स के बाद आ जाएगा ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में आने के बाद क्या होता है? ये आगे चल करके दो पार्ट में बढ़ जाता है। दो पार्ट में बढ़ने वाला जिसका नाम क्या होता है? ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई कितना हो जाएगा? दो पार्ट में आपका चला गया ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई आगे चल करके बन जाएगा क्या? ब्रोंकियोल्स में जो है सो चला जाएगा वायु। ब्रोंकियोल से होते हुए चला जाएगा आपका अलवेली में। अलवेली कहने का मतलब है वायु कोष्ठक, जहाँ पर ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसपे यहाँ पर हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है। यहाँ पे क्या रहता है मौजूद? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन युक्त वायु को ये अपने में लेकर के बॉडी के हर एक पार्ट में, सेल में पहुँचा दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और फिर ये जब ये सेल में चला जाता है तो सेल में जाने के बाद क्या होता है? सेल से वायु कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? वहाँ पर एक क्रेब साइकिल होता है, एक प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेब चक्र या क्रेब साइकिल। तो क्रेब चक्र के माध्यम से वहाँ पे जो सो ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज फिर से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, नहीं बांट दिया जाता है। अब फिर वहाँ से जो है सो इम्प्योर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ये हीमोग्लोबिन कहाँ पर पहुँचा देगा? अलवेली में आ जाएगा। अलवेली में जो है सो भेज देगा। अलवेली में भेज देने के बाद फिर से ये अलवेली के माध्यम से फिर से ये क्या करेगा? यहाँ पे अलवेली में आ जाएगा। अलवेली से आ जाएगा ब्रोंकियोल्स में। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त तो वायु जो है सो ब्रोंकियोल से होते हुए फिर आपका चला आएगा कहाँ पर? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से फिर जो है सो जिस प्रोसेस आया उसी प्रोसेस से फिर ये बाहर चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन के कारण से जो है सो क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है, और फिर जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड सब जगह को इकट्ठा करके ये हीमोग्लोबिन ही अलवेली तक पहुंचाता है, और अलवेली के माध्यम से फिर ये फेफड़ा जो है सो सांस के रूप में बाहर निकाल देता है। तो सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन तंत्र कहलाया, और इसमें जितने भी अंगों की आवश्यकता हुई वो आपका श्वसन अंग कहलाया। ठीक है, श्वसन अंग कहलाया। तो चलिए, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन तंत्र कहलाता है। साथ ही साथ श्वसन तंत्र में कौन कौन से आता है? सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद फायरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, फायरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल्स के बाद आपका अलवेली में आ जाएगा। अलवेली से फिर कहाँ आ जाएगा? अलवेली के बाद आपका ब्लड में आ जाएगा, ब्लड से सेल में, सेल से फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये होता है ब्रीदिंग सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम होता है कि एक बार में हम जितना सांस ले सकते हैं, यानी एक बार में हम जितना सांस ले सकते हैं उसको क्या बोला जाता है? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में यानी कि इसमें टाइडल वॉल्यूम एक बार में हम 500 ml वायु को हम अपने फेफड़ा में ले सकते हैं, यानी 500 ml तक हम एक बार में सांस ले सकते हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी, अब टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना होगा कि एक बार में हम अधिकतम सांस की मात्रा 600 ml तक ले सकते हैं। कितना? 6000 ml, 6000 ml ले सकते हैं। एक बार में अधिकतम सांस की मात्रा 6000 ml तक ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी
अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे पर्वत में जब पर्वतारोही सब जो होता है वो पर्वत पर जाने के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन युक्त सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन युक्त सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए उसमें नाइट्रोजन हम लोग क्यों लेते हैं पर्वत पे, क्योंकि वायुमंडल से, ये तो वायुमंडल है, ज़मीन में है, तभी जाकर के नाइट्रोजन है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई में आपको नाइट्रोजन भी मौजूद नहीं रहता है, जिस वजह से क्या होता है ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन का सिलेंडर, नाइट्रोजन दोनों मिक्स रहता है उस सिलेंडर में। तो क्योंकि हम जानते हैं कि वायुमंडल में जो है कितना है 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन जो है सो 21% है। तो अगर सपोज दैट जो है सो सिर्फ ऑक्सीजन का ही सिलेंडर लेकर के जाएगा तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति की मौत भी होने की संभावना बनी रहती है और मौत हो जाती है। तो पर्वत के लिए जो है सो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन युक्त सिलेंडर की आवश्यकता होगी। सब समुद्र में जो है सो, अब समुद्र में जो गोताखोर लोग जो इस्तेमाल करता है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन युक्त, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिक्स रहता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और गहरा समुद्र किसको कहेंगे, जो 300 फीट की गहराई के नीचे हो, 300 फीट की गहराई के नीचे, उसके लिए ऑक्सीजन और हीलियम की आवश्यकता होती है। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आईसीयू क्या होता है। आईसीयू में भी जो है सो, आईसीयू यानी जो वेंटिलेटर में पेशेंट मौजूद रहता है उसके लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। अब देखिए आईसीयू में भी दो तरह के पेशेंट होते हैं, एक होते हैं मास्क लगा हुआ, ऑक्सीजन वाले मास्क लगा हुआ, और एक होता है पाइप के माध्यम से फेफड़ा तक जो है सो घुसा दिया जाता है, यानी यहाँ तक इस पाइप के माध्यम से यहाँ तक जो है सो इस पाइप को लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को सांस लेने में आसानी हो। तो इसमें आईसीयू में भी जो सो दो तरह से होता है, एक मास्क लगा हुआ और एक पाइप लगा हुआ। तो और ये तभी लगता है जब ये कंडीशन बहुत ही ख़राब हो, क्रिटिकल कंडीशन रहता है, बचने की संभावना कम होती है, तब वो पाइप लगा हुआ ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, और नहीं तो ये मास्क लगा हुआ ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। अब देखिए आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ये था आपका श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में जहाँ तक जो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे सांस लेते हैं, कैसे किसका उपयोग होता है, डायफ्राम कैसे काम करता है, लंग्स कैसे काम करता है हमारा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।